संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। एक साधारण ग्रामीण युवक रामू के जीवन में परिस्थितियां ऐसे बदलती हैं कि उसकी सीधी सरल जिंदगी पटरी से उतर जाती है। परिस्थितियों के अनुसार ढलते हुए वो अनायास ही अपने को जीवन के अंतिम छोर पर खड़ा पाता है। सुनिए श्रीमती तारा मनोहर बागड़देव द्वारा रचित कहानी जिंदगी के मोड़ पर। इस कहानी का वाचन कर रहे हैं राजीव शर्मा। जिंदगी के आखिरी मोड़ पर खड़े हुए रामू ने क्या कुछ नहीं देखा अपनी यात्रा के दौरान। जब मोहल्ले के बच्चों के बीच 10 वर्ष का रामू आम के पेड़ के नीचे गोलियां खेल रहा था और दाम चढ़ाकर गुंटू का अंटा हड़प करना चाह रहा था, बुद्धू खांसता हुआ आया था और गाली देकर बोला था, अरे यहां क्या मर रहा है? ससुरे घर भाग, तेरी मां मर गई। 10 वर्ष की आयु में मौत का अर्थ रामू की समझ में इसलिए आ गया था कि पिछले साल ही उसकी नन्ही 2.5 वर्ष की बहन, जिसकी सदा नाक बहती थी, बालों की लटों में न जाने कितनी जुएं थी, बढ़ा हुआ नगारे सा पेट और पतली झुकी झुकी सी टांगे थी, एक दिन अचानक ठंडी पड़ गई थी और उसकी मां न जाने कितने दिनों तक रात को बिलख बिलख कर रो पड़ती थी। रामू को वो बुढ़िया भी याद थी जिसे वो मोहल्ले के लड़कों के साथ मिलकर पगली पगली तेरे दुम में हाथी कहकर चिढ़ाता था और पत्थर मारता, और वो न जाने कहां से कागज और पत्ते बटोर कर सड़क के किनारे किसी गड्ढे या नाली में उन्हें जलाती रहती थी और 12 महीने 24 घंटे किसी न किसी को गाली बकती रहती थी। एक दिन जब लड़कों के साथ रामू ने बुढ़िया को मंदिर के पास वाले बड़े बरगद के नीचे पड़े देखा तो सोई जानकर पत्थर फेंक फेंक कर एक साथ शोर किया था, पगली पगली तेरे दुम में हाथी, पगली पगली तेरे दुम में हाथी। पर रोज की तरह पगली आज दौड़ी नहीं बल्कि वहीं पड़ी रही, और जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें फटी थी और हाथ पैर अकड़े हुए थे। उनके झुंड में सबसे बड़े लड़के ने कहा था, अरे ये बुढ़िया तो खिसक गई। और खिसकने का अर्थ मरना है, यह रामू ने तभी पहली बार जाना था। उसके बाद तो वो दोस्तों को गालियां देते समय भी इसका प्रयोग कर लेता था, बेटा को वो पड़ेगी कि खिसक ही जाओगे। और जब उसने अपनी मां को देखा था तो उसे बरगद वाली बुढ़िया की याद आ गई थी। यही मां उसके लिए उस नन्हे बालक को लाई थी जो मरा पैदा हुआ था। तो और लोगों ने उस समय कहा था, बड़ा कष्ट सहा पुनिया ने जन्म भर, अरे लक्ष्मी थी तभी तो ऐसे के साथ निभाकर गृहस्थी बनाई। और रामू को याद आया कि माँ बाप में बड़ी कलह होती थी, पुनिया का मुंह चलता और बनते का हाथ, देह लहूलुहान हो जाती थी। उसे बाप से घोर घृणा हो गई थी, इसीलिए वो घर में कम और बाहर अधिक रहता था। रास्ता चलते लोगों को छेड़ना, किसी अंधे भिखारी के पैसे उड़ा लेना और सकला लेके खाना, मंदिरों और घाटों में पैसों की तलाश में फिरना, गाली देना और गाली खाना, आम, ककड़ी, तरबूज, चने की भाजी, ज्वार और मक्की के भुट्टे चुराना, यह सब वो बड़ी कुशलता से करता था। और दोस्तों में उसका बड़ा रौब था। घर में खाने को कभी भरपेट नहीं रहा, पर ना जाने इसी तरह अजर गजर खाकर भी वो क्यों अपने साथियों के बीच ढियोड़ा दिखता था। बीजा, कौड़ी, भौर, गोली, कोई भी खेल हो, लड़के उससे सहसा भिड़ने का साहस ना करते थे। सभी खेल उसे अच्छे से आते थे, ऐसी बात ना थी, पर बेईमानी और मारपीट में उससे टक्कर लेने वाले कम ही थे। मां के मरने पर रामू और भी आवारा हो गया था, जेबें भी कतरने लगा था। पकड़ा गया, मार खाई और बेतहाशा मार खाई। तब एक रिफॉर्मेटरी में भेज दिया गया। वहां के कठोर शासन, लेक्चरबाजी, कम खाने और ज्यादा काम से उसकी सारी दिलेरी जाती रही, और अब वो हर किसी को सलाम, जय हिंद करने लगा था। साहब, मेम साहब या अन्य लोग स्कूल देखने आते तो उसका नाम तथा जुर्म पूछते और वो रटे हुए तोते की तरह जवाब देता, राम, जी हां, मैं खीसा काटता था, जी हां, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहां। और जब एक बार एक लड़की ने पूछा था कि आगे क्या करोगे, तो रामू सुपरिटेंडेंट साहब की तरफ देखने लगा था
क्योंकि आगे के बारे में ना तो वो कुछ सोच सका था और ना उसे कुछ बताया ही गया था। 2 साल बाद उसे वहीं रोटी बनाने का काम मिल गया था। कुछ लड़कों की देखरेख भी उसे करनी पड़ती थी। एक दिन गोपाल वहां लाया गया। कोई 15 साल की उम्र थी। उसने खून किया था। वो किसी से डरता नहीं था। बोला, पुलिस वालों की ऐसी तैसी और इस लेक्चरबाजी को झोंको भाड़ में। हाँ जी, किया है खून मैंने। यहां किसी ने गड़बड़ी की तो गला घोटकर मार दूंगा एक एक को। गोपाल पर बड़ी कड़ी निगरानी रहती थी, पर वो उतनी ही अधिक गालियां देता था। एक दिन उसने रामू से कहा, ये रोटियां देखो, ऐसी रोटियां खिलाकर प्रार्थना करवाते हैं। अरे जानते नहीं कि भूखे भजन न होई गोपाला। और कहावत के साथ अपना नाम लगा देखकर वो हंस पड़ा था। रामू ने भी हंस दिया था। अब से उनकी खूब पटने लगी थी। एक दिन उसने रामू को बताया, अरे यार, मैंने कोई जानबूझकर खून थोड़े ही किया। भाई बात असल में ये हुई कि वो सूदखोर लाला जी मेरे मामा से झगड़ा कर बैठा। मेरे माँ बाप तो है नहीं, मामा के यहीं पला हूं और वहीं पढ़ा हूं। सो झगड़े में मारपीट हो गई और लाला जी ने मेरे मामा को पटक दिया। मैंने जो ये देखा तो बस आप देखा ना था, पास पड़ा पत्थर उठाकर सेठ के सिर में दे मारा। सेठ का सर फट गया और वो वहीं ढेर हो गया। कईयों का भला हुआ और ये कहते हैं कि। गोपाल के साथ मिलकर रामू के मरे दिल में फिर हिम्मत पैदा हुई थी और एक दिन वो वहां की नौकरी छोड़कर चल दिया। शहर में आकर उसने मजदूरी की। एक रेजा औरत से उसने इश्क किया जो उससे बड़ी थी और किसी और की बेहता थी। उसके आदमी को दमा था। वो जवान थी, काला भरा हुआ गठीला बदन, पान से लाल दांत, मुंह पर तेल की चिकनाहट, बालों में गुलाबी विलायती तितली छाप की लिप और आंखों में सुरमा। रामू को उसकी आंखें अच्छी लगी। वो दमे वाले पति को छोड़कर रामू के घर बैठ गई। दोनों काम पर जाते थे। रामू कभी कभी उदास हो जाता था उस दमे वाले की याद में और सोचने लगता था, उसे देखभाल की जरूरत है। मैं तो अपनी देखभाल खुद भी कर सकता हूं। अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो। गुलब्बो ठेकेदार से बहुत लड़ जाती है, उसे रोकना पड़ेगा। एक दिन तो उसने गुलब्बो को इसलिए पीट दिया था कि ठेकेदार ने उसे पान दिया था और उसने अपने पल्लू में बंधी तंबाकू हथेली पर बनाई और फिर ठेकेदार के सामने हाथ फैला दिया। ठेकेदार ने बीच हथेली में से बड़ी सहज सटेक कर तंबाकू ली। पानी की मश्क लेकर वापस आता हुआ रामू यह देखकर जल गया था। फिर तो उनकी काफी लड़ाइयां होने लगी। शहर के जिस भाग में वो रहते थे वहां की सफाई, पानी का इंतजाम, सड़कों के इस्तेमाल और हालत का तो कहना ही क्या था। घर की कलह और रहन सहन की हालत देखकर रामू सोचता था, लोग अच्छे खासे रहते हैं। अरे मैं उनसे अच्छा नहीं तो बुरा भी तो नहीं हूं। अरे मेरी जिंदगी में चैन क्यों नहीं। गुलब्बो एक दिन भाग गई। रामू का दिल टूट गया। उसने शहर छोड़ दिया और गांव वापस आ गया। बाप मर चुका था। नई मां पहली के लड़कों को तरसाती थी, पर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का और उन सब का पेट पालती थी। रामू को भी मेहनत मजदूरी करके कभी पेट भर, कभी आधा पेट खाना मिलने लगा। दिन बीतते गए। 2-3 बार बड़ी बीमारी खाई और फिर शादी कर ली। बड़ी जीवट की स्त्री निकली, सूरत शक्ल में बदसूरत, पर हिम्मत और मेहनत की तगड़ी। रामू का उजड़ा घर उसने बसा दिया और कुछ साल बाद आप चल बसी। मैदान में एक छोटा सा घर है, उसी में रामू रहता है। अब सामने बकरियां बंधी हैं और जो नाक बहे अंधनंगे से बच्चे खेल रहे हैं वो उसकी बड़ी लड़की के बच्चे हैं जिसे पति ने छोड़ दिया है। उसका एक लड़का चोरी के अपराध में कहीं जेल काट रहा है। रामू की आंखें अब कमजोर हो गई हैं, शरीर जर्जर है। वो दूध बेचता है और खटिया बुनता है। उसके बाल सफेद और चांद गंजी हो गई है, चमड़ी सिकुड़ गई है और उस जिंदगी के आखिरी मोड़ पर आ गया है। उसकी बड़ी लड़की बिंदो का एक बच्चा है 1.5 साल का। प्यार से उसे सब मुन्नू कहते हैं। मुन्नू बड़ा प्यारा बच्चा है। नाना से बड़ी दोस्ती है मुन्नू की। उसी के साथ वो खाता, खेलता और सोता है। कल से मुन्नू को जरा हरारत है। रामू आज इसलिए रोज के काम छोड़कर वैद्यराज के यहां दवाई लेने चला है। निकलते निकलते देर हो गई। 1.5-2 कोस का फासला था,
लौटते लौटते दोपहर हो गई। एक पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे थे। उन्हीं के पास रामू भी सुस्ताने बैठ गया। रामू ने अनुभव किया कि उसका गला सूख रहा है और उसे प्यास लगी है। सामने कुआं था और बाल्टी भी थी। वो उठा, पर दूसरे क्षण धड़ाम से गिर पड़ा। पेड़ के नीचे बैठे अन्य लोग चिल्लाए, अरे 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 भाई देखो, अरे धूप लग गई, अरे लगता, अरे भाई दौड़ के कोई पानी लाओ, तुम्हारे पास प्याज है, अरे प्याज है झोले में से तो निकालो, अरे भाई दौड़ के, हाँ हाँ ले आओ ले आओ, पानी ले आओ, हाँ छींटे मारो जरा चेहरे पर, हाँ 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 आ गया होश में, जरा और छींटे मारो। मैं कहाँ हूं? रामू ने क्षीण स्वर में पूछा। किसी ने जवाब दिया, जिंदा हो बुड्ढे बाबा, धूप का चक्कर था, अरे खाली पेट निकले होंगे घर से। हाँ, खाली पेट ही तो था वो, पर खाली पेट कोई नई बात तो ना थी। आज का अनुभव अलबत्ता सबसे नवीन था। मरने की दहलीज से लौट रहा था रामू जीवन की ओर। क्या टटोल रहे हो बाबा? अरे वो मुन्नू की दवा। ये पुड़िया तो नहीं है? हाँ भैया, यही भगवान तुम्हें सुखी रखे। अरे थोड़ी देर आराम कर लो, ये खा लो, 2 घूंट पानी पी लो, बैठो। रामू कुछ क्षणों के लिए बैठ गया, फिर उठा, लाठी थामी, पुड़िया कमर में खोसी और घर की ओर चल पड़ा। मुन्नू का जी, भगवान करे जल्दी अच्छा हो। मुन्नू, मुन्नू, मेरा प्यारा मुन्नू। उसे जिंदगी के आखिरी मोड़ पर जीने का एक और बहाना मिल गया। हमारे अन्य कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप प्रसार भारती आर्काइव्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।